तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 वैद्युत रसायन में आगे बढ़ते हुए हम लोग करेंगे नोट्स का प्रश्न 15 का चौथा। इसके पहले हमने 3 कर लिए हैं, तो चलिए एक बार नोट्स में देख लेते हैं। तो मैं नोट्स में आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ये देखो आप, ये 15वां क्वेश्चन है, इसका हमने पहला कर लिया है और यहाँ पे ये दूसरा भी कर लिया है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट sandeepkharenotes.com पर विजिट करिएगा, तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चौथा क्वेश्चन जो देखोगे प्रश्न क्रमांक 15 का, तो इसमें भी हमें एक सेल का प्रदर्शन दिया गया है और हमें 298 केल्विन पर ननसर्ट समीकरण के द्वारा इसका ईएमएफ निकालना है। अब ननसर्ट समीकरण तो आप सभी जानते हैं। ननसर्ट समीकरण होता है E बराबर E0 माइनस 0.059/n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमें सेल का प्रदर्शन दिया गया है, तो इससे हमें सेल अभिक्रिया निकालनी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या है, मतलब क्रियाफल क्या है, और रिएक्टेंट इसका मतलब होता है क्रिया कारक क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले ये जो सेल का प्रदर्शन दिया गया है, इससे हम एनोड और कैथोड पर जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो इलेक्ट्रोड है और ये आपको जो 2 लाइन दिख रही हैं इन्हें हम खड़ी पाई कहते हैं, जो कि लवण सेतु का प्रदर्शन करती हैं और इसके पहले भी ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो लेफ़्ट तरफ है, ये देखिएगा, ये जो है लेफ़्ट हाफ सेल कहलाता है और ये जो है ये राइट हाफ सेल है। जैसे कि कोई सेल होता है, जैसे ये देखो, तो ये पूरा सेल ना बनाना पड़े हमें, इसलिए ये सेल का प्रदर्शन दिया रहता है, तो लेफ़्ट और राइट। तो आपको अच्छे से पता है कि जो लेफ़्ट तरफ होता है वो होता है ऑक्सीकरण। लेफ़्ट तरफ क्या होता है? ऑक्सीकरण। और राइट तरफ होता है अपचयन। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। चूँकि ये आखिरी सवाल है तो थोड़ा फास्ट करेंगे। अब देखो इसमें जो पहली अभिक्रिया है इसको लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण कैसे हुआ होगा इसको समझो। यहाँ पे तो आवेश जो है यहाँ पे माइनस है, लेकिन ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो यहाँ पे देखो हम Br माइनस कैसे Br2 बना होगा उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास Vr माइनस होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये ब्रोमीन बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, मतलब Br2 बन रहा है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब ये तो है ऑक्सीकरण, इसे हम लिखेंगे कि ये क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे H+ से H2 बना है। तो मैंने आपको बताया है कि राइट तरफ होता है अपचयन, तो यहाँ पे पहले H+ होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया होगा जिससे ये H बना होगा, लेकिन H की जगह पर H2 बन रहा है, तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा, मतलब H2 बनाएंगे, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस हिसाब से ये कहलाता है अपचयन। अब इसके ज़रिए हम बनाएंगे सेल अभिक्रिया। तो एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे और इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया हमने लिखना है तो हम इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी सब लिख लेते हैं। तो 2 ब्रोमीन माइनस 2H+, फिर यहाँ पे तीर का चिन्ह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है तो ये और ये लिख लेंगे, तो आएगा ब्रोमीन प्लस H2। ठीक है, तो ये है सेल अभिक्रिया। अब इसमें अच्छे से हमें दिख रहा है, तीर के चिन्ह के इस तरफ जो होता है उसे हम क्रियाफल यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं, और तीर के चिन्ह के इस तरफ जो होता है उसे हम क्रिया कारक या फिर रिएक्टेंट कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों निकाला है, तो इसका रीज़न है कि ननसर्ट समीकरण में हमें P और R के मान रखने हैं, इसलिए हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें देख लो इसी सूत्र में कि और क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो n का मान भी हमें पता होना चाहिए,
n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो n का मान हो जाएगा 2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए 2 लिखोगे। अब E0 निकालना है, पूरे सेल का E0, क्योंकि हमें ननसर्ट समीकरण में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे E0 ऑफ सेल, पूरे सेल का। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि E0 ऑफ कैथोड कर लो माइनस E0 ऑफ एनोड कर लो, तो इससे सेल का जो है EMF निकल के आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, E0 कैथोड। तो E0 कैथोड कैसे पता चलेगा, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। लेफ्ट तरफ वाला हमेशा होता है एनोड और राइट तरफ वाला हमेशा होता है कैथोड। आप कोई भी किताब देखेंगे सेल का प्रदर्शन ऐसे ही होता है। तो कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, तो यहाँ पे 0 रख लेना, माइनस एनोड, एनोड की जगह पर कौन है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये टेबल आपको बनवाई हुई है। तो ये देखिए ये टेबल है। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन का जो है यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है प्लस 1.08, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1.08 वोल्ट। तो ये माइनस इसके साथ में आ जाएगा, तो पूरे सेल का E0 निकल के आएगा, पूरे सेल का E0 जो है वो निकल के आएगा माइनस 1.08 वोल्ट। तो ये है सेल का कंप्लीट सेल जो है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम ननसर्ट समीकरण लगा देंगे, तो हेडिंग लगाएंगे ननसर्ट समीकरण से। अब ये क्या होता है, तो आप मेरे साथ में दोहरा सकते हैं, E बराबर E0 माइनस 0.059 बटे n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ननसर्ट समीकरण पर आधारित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन पे प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये तो NCERT अभ्यास प्रश्न के सवाल हैं, इसलिए इनको करना आपके लिए मस्ट रहेगा। E बराबर E0 कितना है, माइनस 1.08 वोल्ट, तो यहाँ पे आप लिख लो माइनस 1.08 वोल्ट माइनस, फिर यहाँ पे आएगा 0.059 बटे n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप देख सकते हैं, 2 हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2। फिर आप लिखोगे log 10, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है यहाँ पे ये पूरा। अब प्रोडक्ट में लेकिन ननसर्ट ने निर्धारित किया है कि जिन पर प्लस माइनस आयन हो उन्हीं को लिखो। यहाँ पे प्लस माइनस किसी के पास नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका मान निर्धारित किया गया है 1 होता है। तो प्रोडक्ट की जगह पर कुछ भी नहीं आएगा तो 1 माना जाएगा, क्योंकि सबका मान 1 होता है, तो 1 गुणित 1 1 ही आएगा। रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट में दोनों चीज़ें शामिल हैं, ब्रोमीन और H, दोनों पर प्लस माइनस है, दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन की जो कंसंट्रेशन है, ब्रोमीन माइनस कंसंट्रेशन, इसके देखो आगे 2 है गुणांक में, तो 2 की पावर लग जाएगी यहाँ पे, और साथ में इंटू रहता है। यहाँ पे देख लो H प्लस के पास भी 2 है, तो जो हाइड्रोजन की सांद्रता दी गई है हाइड्रोजन प्लस आयन की, उसके ऊपर भी 2 की पावर लगेगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा कि E बराबर माइनस 1.08 माइनस इस 59 को 60 बना लेंगे हमेशा की तरह, तो 0.060 बटे कितना आएगा 2। इसके बाद log 10 और 1 बटे, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन माइनस की जो कंसंट्रेशन सवाल में दी गई है, ये देखो कितनी है, 0.010 मोलर। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0.010 मोलर, ठीक है। और इस पे 2 की पावर है, तो यहाँ पे 2 की पावर लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे ये है इंटू, तो इसको लिख लेते हैं। चलिए अब H की जो पावर है वो लिख लेते हैं। H की पावर यहाँ पे देख लेते हैं कितनी दी गई है, 0.030। इसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि होती है 0.030 मोलर। इस पे 2 की पावर है, तो इसको भी हम 2 से पावर लगा देंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये सवाल तो सरल है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि नीचे पावर है। माइनस 1.08, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 60 कटेंगे 2 से तो 30 आएगा।
तो -0.030, फिर आएगा log 10। अब देखो यहाँ पे 1 है बटे यहाँ पे देखो 0.010 2 की पावर है, तो इसको रफ में समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 0 दशमलव इसको लिख सकते हैं 10 बटे, अगर इसका दशमलव हटाएं तो दशमलव का 1, और दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दो, और इस पे 2 की घात है तो 2 की घात लगा दो। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/10 के ऊपर 2 की पावर लिख सकते हैं ना 100 को, और इसके ऊपर कितने की घात है, 2 की घात है। तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, और 10 के ऊपर 2 की घात के ऊपर 2 की घात, यानी 10 पे कितने की घात, 4 की घात। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 पे -4 की घात, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये +4 ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये हमने यहाँ पे हल देख लिया है कि कैसा हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ये वाला मान 10 पे -4 की घात, इसकी जगह पर गुणित, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30/1000 होगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है 0.030 के ऊपर 2 की पावर, तो इसको तो 30 लिखेंगे, लेकिन दशमलव का क्या मान लेंगे 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, और इस पे कितने की पावर, 2 की पावर। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा 3/100 है, इसका मतलब 10 के ऊपर 2 की पावर, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा सकते हैं। तो तीत्र का कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखो घात के ऊपर घात, यानी 2 दूनी 4, 10 के ऊपर कितने की पावर, 4 की। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 × 10 पे -4 की घात। आया समझ में। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 × 10 पे -4 की घात। देखो माइनस की है ना, माइनस की। अब यहाँ पे देख लो सॉल्यूशन में क्या होगा आगे, -1.08 -0.030 log 10। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, 1/9 अलग से लिख लो, और -4 गुणा में घातें जुड़ती हैं, -4 -4 हो जाएगी -8, और इन दोनों को भी ऊपर ले जाएंगे तो +8, मतलब पहले जोड़ दो फिर ऊपर ले जाओ तो +8 हो जाएगी। अब 1 में 9 का भाग नहीं जाता, तो इससे जितने चाहे 0 ले सकते हैं, तो हम 1 को बना लेते हैं 10। तो देखो कितना आएगा, -1.08 -0.030 log 10। इसको हम 10/9 कर लेंगे, 1 को हमने 10 बना लिया, तो 1 घात इसको देनी पड़ेगी, तभी तो ये 10 बनेगा। तो यहाँ 7 की पावर बचेगी, 10 पे 7 की पावर। अब इसका भाग कर देते हैं 10/9, जितना आएगा उसको सॉल्यूशन में लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला स्टेप यहाँ पर रिपीट लिख लिया है जो आखिरी में था। अब यहाँ पे देखो, इसका भाग करेंगे तो मैं रफ का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 10/9 है, 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 10 में से 9 जाएंगे बचेगा 1। अब भाग नहीं जाता, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, फिर 9 एकम 9, ये होता रहेगा, तो 1.1 ही बस ले लो। तो ई बराबर आएगा -1.08 -0.030 log 10। यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 1.1 और गुणित 10 के ऊपर 7 की घात। अब यहाँ पे log का गुणा इसमें होगा, लेकिन गुणा वाली संख्या प्लस में आ जाती है। log का नियम होता है, log का जो रूल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। m गुणित n अगर है, log m गुणित n है, तो ये हो जाता है log m प्लस log n। तो यहाँ पे m इसको मान लो और n इसको मान लो, तो log m प्लस log n कर लेते हैं। e बराबर -1.08 -0.030 log 10, यहाँ पे आएगा 1.1, और फिर गुणा का बन जाएगा प्लस, log का इसमें होगा तो आएगा log 10, और 10 के ऊपर 7 की पावर। अब log 1.1 जो है, इसका आपको मान पता होना चाहिए। तो e बराबर -1.08 -0.030, और log 10 1.1, इसका आप मान निकाल सकते हो।
जो कि आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 0.04। और ये लघुगणक सारणी से पता चलता है, और यदि आपके पास सारणी है तो उसमें देखना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है याद करने का, इसलिए आप इसे डायरेक्ट ही याद करेंगे, ठीक है। और प्लस ये 7 की पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे मिलेगा log 10 10, ठीक है। ये 10 लिखा है और log 10 का मान होता है 1, तो e बराबर आएगा -1.08 और माइनस इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 का 30 में कर देते हैं तो आएगा 120। लेकिन 2 अंक दशमलव ये था और 3 अंक ये था, तो 5 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे 120 लिखा है तो 5 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3, अब चौथा अंक मन से बनाएंगे, पाँचवा अंक मन से बनाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, तो एक्चुअली में ये 0.001 है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए अब हम ऐसा कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इनका गुणा ना करके इन दोनों को प्लस कर दें पहले तो और जल्दी सॉर्ट आउट होगा। तो देखो कैसे करना है। ई बराबर -1.08 -0.030, 7 का इसमें प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 7.04 प्लस हो गए ना इसमें। देखो 0.04 में 7 जोड़ोगे तो ऐसे ही जुड़ेगा ना कि 7.04। अब 7.04 का गुणा होगा 0.030 में। तो संख्याएं बस ले लो और दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, गुणा करेंगे जो आंसर आएगा दशमलव लगा देंगे। तो 704 और 30 कर देते हैं। 704 का गुणा 30 में करेंगे तो 30 का भी नहीं करना, 3 का कर देंगे, 0 रख देंगे। 30 चौके 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 3 शून्य शून्य 1 ज्यों का त्यों, और 30 आते 21। अब ये 0 रख देंगे तो 30 का ही हो गया। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, 2 अंक ये हैं, 3 अंक 2 अंक ये हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 अंक। देखो फिर से समझो, यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे है दशमलव, ठीक है। ये देखो ऊपर से दिख रहा है ना, यहाँ पे दशमलव 2 अंक ही है, तो टोटल 5 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5 दशमलव यहाँ आएगा, यानी 0.21। दशमलव के बाद 2 अंक बस ले लो, बाकी नहीं लेना है। तो ई बराबर आएगा -1.08 -0.21, इतना ही बस लेना है। अब इन दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हम इनका रफ भी कर लेते हैं यहाँ पे कि -1.08 में माइनस होगा 0.21, मतलब माइनस माइनस के हैं तो दोनों जोड़ देते हैं। 9 और 1 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगा 1, 2 और 1 आएगा 3.1, तो ये माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना होगा, 8 और 1 होंगे 9, और ये 2 ज्यों का त्यों है ना, और 1 और 0 1, तो ये आएगा 1.29। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि ई बराबर आएगा -1.29 वोल्ट। यही सेल का ईएमएफ होगा। थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन जो है ये लेंदी है, लेकिन अब नोट्स में मिलाते हैं कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली सही आया है कि नहीं आया है। तो चलिए नोट्स में चलते हैं। तो नोट्स में जो आंसर आया है वो आया है -1.288 वोल्ट, जो कि हमारे आंसर के बिल्कुल ही करीब है। -1.288 आया है, इसमें 2 9 आ गया, मतलब बार बार 8 ना लिख के हम सीधा कितना लिख सकते हैं 9 वोल्ट। तो हमारा ये आंसर में फ़र्क क्यों आता है वो आपको अच्छे से पता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मान होता है ना ये वाला मान, इसको 59 को हम सीधा 60 मान लेते हैं ताकि जल्दी से कैंसिल हो जाए। और ये एक छोटी सी ट्रिक है इन सवालों को हल करने की, और आपको अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते हैं तो आप ऐसे ही हल करोगे, तो जो सबसे करीब आंसर होगा उसी में आप टिक लगा के आओगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप इसी सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा यहाँ से, इसके बाद फिर आप ये लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन पर, और फिर ये आंसर। तो इसी तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना तो निश्चित ही आप पे बनने लगेगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर छोड़ना, कमेंट बॉक्स आपका है। और
अब देख लेते हैं ननसर्ट समीकरण पर जो आधारित सवाल है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये 15 का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों सवाल हो चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं गिब्स ऊर्जा परिवर्तन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लेलिस्ट चेक कर लेना। नोट्स अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हैं, ये वाले जो आप प्रिंट करवा सकते हैं, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट sandeepkharenotes.com पर विजिट करिएगा। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके इनके प्रिंट निकलवा के ऑफलाइन की फील ले सकते हैं। और ये सारे नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ऑल बोर्ड के लिए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एनसीईआरटी के हैं, तो ये एनसीईआरटी 12th के लिए ऑल बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण नोट्स हैं। तो नोट्स परीक्षा काल में ब्रह्मास्त्र होते हैं, तो इसलिए नोट्स से पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखते हैं कि कैसे आया, मतलब किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट उसके पीछे उसका आंसर कैसे लिखना है, एक आदर्श आंसर क्या होता है, इसके लिए नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।